हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ भारत चीन संबंध। वर्तमान में भारत और चीन के बीच जो ज़बरदस्त तनाव है उसे देखते हुए ये विषय खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखेंगे कि आज़ादी से लेकर आज तक भारत और चीन के बीच के रिश्ते कैसे रहे हैं, कौन सी महत्वपूर्ण संधियाँ या समझौते भारत और चीन के बीच हुए हैं और वर्तमान की स्थिति क्या है। भारत और चीन के रिश्ते मधुर कम और कड़वाहटों से भरा ज़्यादा रहा है। यद्यपि ये भी सही है कि हमारे व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं और भारत और चीन के बीच 2019 में 56.77 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, परंतु दोनों देशों के बीच तनाव भी निरंतर बना रहता है। 2019 में डोकलाम विवाद, जिसमें युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए और पुनः लद्दाख में दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है। आज़ादी के बाद भारत ने अपने तमाम पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होते ही सर्वप्रथम भारत ने ही मान्यता दी और उसे हर संभव तरीके से यूएनओ की सदस्यता दिलानी चाहिए। लेकिन अमेरिका के निरंतर विरोध के चलते 1971 तक साम्यवादी चीन यूएनओ का सदस्य नहीं बन पाया था, परंतु फिर भी भारत निरंतर ये प्रयत्नशील रहा कि एशियाई राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व यूएनओ के सुरक्षा परिषद में रहे। अरब में भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी मधुर साबित हुए। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया गया, परंतु भारत के इस विश्वास को जबरदस्त आघात 1962 में लगा, जब चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया और भारत की 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीनी कब्जे में चली गई। तब से लेकर आज तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। सच्चाई यह है कि अरब में भारत चीन की विश्वासघाती नीति को नहीं समझ सका और उसके भूल भुलैया में फंसा रहा। 1950 में ही चीन ने तिब्बत में प्रवेश कर अपने वास्तविक इरादों का संकेत दे दिया था, परंतु भारत इसे पहचान न सका। 1 फरवरी 1951 में जब यूएनओ द्वारा चीन को कोरिया युद्ध में आक्रामक घोषित किया गया, तो भारत ने चीन का पक्ष लेते हुए इसका तीव्र विरोध किया। भारत की सबसे बड़ी गलती तिब्बत पर अपना बहिर्देशीय अधिकार छोड़ना था। 24 अप्रैल 1954 के दिन भारत और चीन के बीच एक व्यापार समझौता हुआ, जिसमें भारत ने तिब्बत में प्राप्त अपने बहिर्देशीय अधिकारों को छोड़ दिया। इस अधिकार को छोड़ने का मतलब ही है तिब्बत पर चीनी प्रभुता को स्वीकार करना। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट की भूमिका में था और भारत का हट जाना भारत की एक बड़ी भूल साबित हुई। अब हम आते हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। भारत चीन सीमा विवाद 1950-51 से ही शुरू हो गया था, जब चीन ने अपने नक्शे में भारत के एक बड़े भूभाग को दिखाने लगा। जब नक्शे पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई और चीन का ध्यान खींचा, तो चीनी सरकार का ये कहना था कि ये पुरानी सरकार का नक्शा है और हमें समय नहीं मिला है, समय मिलते ही हम इसे बदल देंगे, ये कहकर बात टाल दी गई। लेकिन पुनः जब साम्यवादी सरकार द्वारा नक्शा जारी किया गया, तो पहले से ज़्यादा भारतीय भूभाग को नक्शे में दिखाया गया। भारत चीन सीमा विवाद मुख्य रूप से मैकमोहन रेखा से संबंधित है। 1 अप्रैल 1914 में भारत और तिब्बत तथा तिब्बत और चीन के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ। इसमें भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार की ओर से सम्मेलन में भारत सचिव हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया। सम्मेलन में निश्चय किया गया कि तिब्बत पर चीन का अधिराज्य बना रहेगा, चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चीन तिब्बत को अपने राज्य का सूबा घोषित नहीं करेगा और तिब्बत को आंतरिक तिब्बत और बाह्य तिब्बत में विभाजित कर दिया गया। परंतु चीन सुनियोजित तरीके से सीमा विवाद को उग्र बनाता रहा। पंडित नेहरू ने
चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 29 अप्रैल 1954 को पंचशील की संधि की कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को दोनों ही देश स्वीकार करेंगे। परंतु संधि के तुरंत बाद चीन ने भारत को एक विरोध पत्र भेजा और आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बूले नामक स्थान पर गैरकानूनी ढंग से अधिकार कर लिया है। भारत ने इसका जवाब दिया और कहा कि यह भारत का क्षेत्र है जहां हमारी सेना की चौकी बहुत लंबे समय से है। परंतु चीन अप्रैल 1955 से पुनः उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने बढ़ोती पर अधिकार कर अपनी सेना की एक टुकड़ी अस्थायी रूप से बैठा दी। चीन ने अक्साई चीन पर सड़क निर्माण भी शुरू कर दिया और भारत के विरोध के बावजूद लद्दाख में अपनी अनेक चौकियां स्थापित कर लीं। 1958 में उसने लद्दाख के खुरनाक किले पर अपना नियंत्रण कर लिया और लद्दाख के बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा करने लगा। एक दूसरी घटना जिसने भारत चीन संबंधों को उग्र बना दिया और वो था दलाई लामा का भारत में राजनीतिक शरण लेना। तिब्बत में बढ़ रहे चीनियों के दमन से भयभीत होकर 1959 यानी 1959 में दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण ली, जिसका चीन ने ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि भारत चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है और पुनः सीमा विवाद को उग्र कर दिया। भारत का कहना था कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही सीमा विवाद सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन को यह मान्य नहीं था। चीन ने अक्साई चीन और लद्दाख के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा जताया। 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुईं। 20 अक्टूबर 1962 को भारत की उत्तरी सीमा के दोनों ही विवादास्पद क्षेत्रों पर चीन ने आक्रमण कर दिया। चीनी सेनाओं ने 24 घंटे के अंदर ही ढोला तथा खिजमाने की भारतीय चौकियों को छीन लिया। 25 अक्टूबर को तवांग के अधिकांश हिस्सों पर भी चीनियों का अधिकार हो गया। 16 नवंबर तक चीनी सेनाएं बोमडीला से भी आगे असम के मैदान के उत्तर में स्थित तराई कस्बे के 4 मील उत्तर में पहुंच गई। दूसरी तरफ लद्दाख के जिन क्षेत्रों पर चीन दावा कर रहा था उस पर भी चीनियों का अधिकार हो गया। इस बीच भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से पर्याप्त युद्ध सामग्री तो मिली, परंतु 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत को इस युद्ध में बुरी तरह से हारना पड़ा। युद्ध विराम की घोषणा के बाद चीन ने भारत के समक्ष एक त्रिसूत्रीय प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव था, चीनी सरकार यह उम्मीद करती है कि भारत और चीन दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा का आदर करेंगे और दोनों अपनी अपनी सेनाएं उक्त नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे कर लेंगे। भारत द्वारा इस बात को अस्वीकार किए जाने पर भी चीन पूर्वी क्षेत्र में अपने सैनिकों को नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटा लेगा तथा मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भी चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा तक हट जाएंगे। भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब तक चीनी सेनाएं 8 सितंबर 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जाती, दोनों देशों के बीच कोई वार्ता संभव नहीं है। यद्यपि चीन की सेना वहां लौट गई जहां वे हमले के पहले तैनात थे, फिर भी भारत की छवि को ज़बरदस्त धक्का लगा। नेहरू की नीतियों की बड़ी आलोचना हुई और इस युद्ध में ये भी सत्य है कि भारत की बहुत बड़ी भूमि चीनी कब्जे में चली गई। पुनः 1967 को चीनी सैनिकों द्वारा कहा गया कि भारत नाथुला जो सिक्किम में है और जेले ब्लासे से अपनी सेना हटाए। भारत ने जेले ब्लासे से जो अपनी सेना हटा ली
भारत ने जेले ब्लासे से तो अपनी सेना हटा ली, लेकिन नाथुला दर्रा से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। दोनों सेनाएं वहां से हटने को तैयार नहीं थी। चीन का कहना था कि भारत अपनी सेनाओं को हटाए और भारत का कहना था कि हम यहाँ से अपनी सेनाएं नहीं हटाएंगे। दोनों सेनाओं के बीच पेट्रोलिंग के दौरान धक्का मुक्की हुई। तब बीच का रास्ता निकाला गया। चूँकि सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी, इसलिए तय हुआ कि सेबुला और केमल्स बैट तक बाड़ लगा दिया जाए। 11 सितंबर 1967 से बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा इसे आकर के रोक दिया गया। अगले दिन फिर चीनी सैनिकों ने विवाद शुरू किया और देखते देखते आक्रमण वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के करीब 80 जवान शहीद हो गए, परंतु भारतीय सैनिकों ने भी करीब 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 20 दिन बाद पुनः चोला नामक जगह पर भी दोनों सेनाओं में झड़प हुई, जिसमें चीनी सेना को 3 किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ा। तब से चीनी सेना वहीं थी। 20 अक्टूबर 1975 में भी अरुणाचल के इलाके में दोनों सेनाओं में झड़प हुई थी, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे, लेकिन इसे धुंध के कारण हुई घटना बताया गया। हालांकि ये भी सच है कि यह भी चीन की एक साजिश थी। भारत और चीन के बीच लंबे समय तक राजनयिक रिश्ते बंद रहे। 1976 में 14 वर्षों के बाद पुनः राजनयिक संबंध बहाल हुए। 1979 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री की हैसियत से चीन गए और 1981 में पुनः सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। 1981 में राजीव गांधी की चीन यात्रा से यह उम्मीद और मजबूत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। साथ ही आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग का गठन हुआ। 11 दिसंबर 1991 को 31 साल बाद चीन के प्रधानमंत्री ली फंग भारत आए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सीमा विवाद को शीघ्र हल करने का आह्वान किया और कई समझौते हुए। इस प्रकार यात्राओं और समझौतों का दौर चलता रहा। 11 जनवरी 2000 को चीन द्वारा भारत को परोक्ष चेतावनी दी गई कि भारत तिब्बती धार्मिक नेता करमापा लामा को राजनीतिक शरण न दे, परंतु इसे बहुत तवज्जो नहीं दिया गया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें चीन ने सिक्किम के रास्ते व्यापार करने पर सहमति जताकर इसे भारत का अंग मान लिया और भारत ने तिब्बत को चीन का स्वायत्त प्रदेश मान लिया। 2004 में दोनों देशों में पंचशील की स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई और दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। समझौतों और यात्राओं का दौर चलता रहा और हर बार ये बात दोहराई गई कि हम सीमा विवाद आपसी बातचीत से हल करेंगे। दूसरी तरफ छिटपुट झड़पें सेनाओं के बीच होती रहीं, लेकिन मामला कभी गंभीर नहीं हुआ। भारत में 2014 में सत्ता बदली और एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी 5 बार चीन गए। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह सर्वाधिक चीन यात्रा है। चीनी राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा 2 से 3 बार कर चुके हैं और अन्य सम्मेलनों में भी अब तक भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति 14 बार मिल चुके हैं। वार्ताओं और यात्राओं का दौर चलता रहा। इस बीच 2017 में चीन ने डोकलाम को लेकर विवाद शुरू कर दिया। विवाद की शुरुआत 16 जून 2017 को इस बात से हुई कि करीब 300 सैनिकों ने भारत चीन सीमा पर डोकलाम में सड़क बनाने से चीनियों को रोक दिया। भारत का दावा था कि सड़क का निर्माण भारतीय क्षेत्र में हो रहा है। विवाद काफ़ी बढ़ा और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, परंतु सितंबर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन से पहले 29 अगस्त 2017 को दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ ही हफ्ते बाद चीन ने फिर अपनी हरकत शुरू कर दी। डोकलाम में चीन द्वारा जो सड़क बनाया जा रहा है वह भारत, भूटान और चीन तीनों की
वहाँ भारत, भूटान और चीन तीनों की सीमाएं मिलती हैं। यदि चीन यह सड़क बना लेता है तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़े इलाके पर चीन की बढ़त हो जाएगी। भारतीय सेना की भाषा में इसे चिकन नेक कहा जाता है। अब आते हैं भारत चीन ताज़ा विवाद पर। 5 मई 2020 को लद्दाख में 3 जगहों पर पैंगोंग लेक, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ। दरअसल भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में सीमा रेखा है उसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह सीमा भारत और पाकिस्तान की तरह स्पष्ट नहीं है। इसलिए भारत पाक सीमा को LOC कहा जाता है और भारत चीन सीमा को LAC कहा जाता है। LAC सीमाएं चूँकि निर्धारित नहीं हैं, इसलिए अक्सर दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने हो जाती हैं और विवाद शुरू हो जाता है कि तुम मेरे इलाके में घुस आए हो, तुम मेरे इलाके में घुस आए हो। हाल के वर्षों में भारत इन इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत कर लिया है। सबसे पहले 1996 में जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ही इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रस्ताव रखा था और भारत द्वारा काम शुरू किया गया था। अब भारत वहां लंबी सड़क बनाने के साथ साथ एक मजबूत पुल भी बना लिया है। पैंगोंग लेक 130 किलोमीटर लंबी झील है और इस झील के किनारे के इलाकों को फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के नाम दिया गया है। फिंगर 8 को भारत LAC मानता है और फिंगर 2 को चीन LAC मानता है। बीच में जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट रूप से उसका निर्धारण नहीं है। यह माना जा रहा है कि चीनी फिंगर 4, 5 तक पहुंच गए हैं। दूसरा विवाद गलवान घाटी में चल रहा है और तीसरा हॉट स्प्रिंग है। जहां विवाद है उसमें सबसे ज़्यादा विवाद गलवान घाटी को लेकर है। भारत द्वारा गलवान घाटी में जो 255 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है और इसके साथ साथ सियाक नदी पर एक मजबूत पुल भी बनाया गया है, इसी से चीन बौखलाया हुआ है। यहाँ भी चीनी सेना का घुसपैठ माना जा रहा है। गलवान घाटी में सीमाएं तो क्लियर हैं, लेकिन चीन ने इसका अतिक्रमण किया है और 15 जून 2020 को रात में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच जो झड़प हुई उसमें एक कर्नल सहित 19 जवान शहीद हो गए। तकरीबन 76 सैनिक घायल भी हुए। जो चीन और भारत के बीच का ये विवाद है वह 40 दिनों से चल रहा था। 40 दिन से चीन वहाँ जमे हुए थे और भारत सरकार इसे पहले की झड़पों की तरह ही सामान्य झड़प मान रही थी, परंतु इस बार की झड़प सामान्य नहीं थी और बिना गोली चले ही इतने सैनिकों की शहादत हो गई। 45 साल में कभी झड़पें तो कई बार हुई लेकिन कभी गोली नहीं चली थी, लेकिन इस बार स्थिति विस्फोटक है। यह इलाका सुनसान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। संचार सेवाएं यहाँ ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं। वास्तविक स्थिति क्या है यह तो सरकार ही बताएगी, क्योंकि कोई वहाँ नहीं जा सकता और सबका अपना अलग अलग तर्क है। कुछ सूत्रों का कहना है कि चीन फिंगर 4 तक आ गया है और गलवान घाटी में भी घुसपैठ उसने कर दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, हमारी ज़मीन 1 इंच भी चीन के कब्ज़े में नहीं है। अभी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। स्थितियों को कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर सामान्य करने की कोशिश जारी है। इस घटना के बाद देश में भारी आक्रोश है और जनता चीनी सामानों के बहिष्कार के नारे लगा रही है।
चीनी सामानों को जलाया जा रहा है। परंतु मेरा मानना है कि चीन को परास्त करने का यह कोई सार्थक तरीका नहीं है। आज भारत और चीन के बीच का व्यापार करीब 96 अरब डॉलर का है और हम जानते हैं कि आज के वैश्विक दौर में विश्व के तमाम राष्ट्र व्यापारिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं। साथ ही हम WTO के नियमों से भी बंधे हैं। चूँकि चीनी माल सस्ता होता है, ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति यदि बाज़ार जाता है तो वो सस्ती चीज़ें खरीदता है, न कि ये देखकर कि वो कहाँ बना है। डोकलाम विवाद के वक्त भी कुछ दिन तक चीनी सामानों के बहिष्कार के नारे लगे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति सामान्य हो गई। यदि चीन को परास्त करना है तो सबसे पहले हमारे देश में बनी चीज़ें को भी सस्ती होनी चाहिए, अर्थात अपने देश में बनी हुई चीज़ों को सस्ती करनी होगी, तभी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है। आयात को कम करना होगा, अर्थात चीन के साथ जो हमारा आयात है उसको कम से कम करना होगा और जिन चीज़ों पर हम बिल्कुल चीन पर निर्भर हैं उसे भी कम करना होगा। व्यापार पर टैक्स बढ़ाना होगा। अभी चीन अपनी युआन कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए अधिकांश देशों को अपना आर्थिक उपनिवेश बना रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों में बड़े पैमाने पर चीन ने अपनी पूंजी लगाई है और सिर्फ इन्हीं देशों पर नहीं बल्कि कई अफ्रीकी राष्ट्रों जैसे जाम्बिया, कीनिया, नाइजीरिया जैसे देशों में भी चीन ने भारी कर्ज देकर उनकी ज़मीन को लीज पर लेकर अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है जिससे चीन को खतरा महसूस हो रहा है। दक्षिण एशिया में वह अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए भारत को वह चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को एक सटीक रणनीति बनानी होगी जिससे वैश्विक स्तर पर हम नियम भी न तोड़ें और चीनी सामानों की बिक्री को कम से कम कर दें। हमें लगता है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्तों को फिर से समझना होगा और प्रयास करना होगा कि इन्हें चीन के चंगुल से कैसे मुक्त किया जाए, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से हम इन राष्ट्रों को अपने पक्ष में कर लें तो ये भारत के लिए बेहतर स्थिति होगी, अर्थात इन पर भारत का नियंत्रण जरूरी है। कोरोना वायरस जो चीन की ही देन है, पूरा विश्व हलकान है और पूरा विश्व चीन के प्रति एक गुस्से में है। चीन को हर कोई सबक सिखाना चाहता है। इसका फ़ायदा भारत कूटनीतिक तरीके से उठा सकता है। वैसे तो हर राष्ट्र के अपने राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं, लेकिन भारत यदि इसमें सफल हो जाता है तो यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें दें और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।